नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली वन टॉपिक बाय एके यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो नोट के अंतर्गत हम आपसे कुछ प्रश्न डिस्कस करेंगे। यहाँ पर रैंडम क्वेश्चंस हैं, परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। भारत का संवैधानिक विकास, जिसके अंतर्गत बहुत सारे अधिनियम, चार्टर, एक्ट ये दिए हुए हैं, उनके अंतर्गत उनकी क्या क्या विशेषताएं थी, इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, जिसमें 1909 का, 1919 का, 1935 का, 1947 का, इनमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते रहते हैं। या फिर 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट ले लीजिए। इसी प्रकार के हम रैंडम क्वेश्चंस आपके लिए इस वीडियो नोट में लेकर आए हैं। आगे भी आपके लिए जारी रहेंगे, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। प्रश्न पर डिस्कस किया जाएगा, आपको पूरा बताया जाएगा, समझाया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इसके अंतर्गत हमने जो पहला प्रश्न लिया है ये है, ब्रिटिश सरकार का वह अधिनियम जिसके तहत प्रथम बार भारत में शिक्षा के लिए 1,00,000 रुपए दिए गए थे। मतलब शिक्षा को एक विषय समझकर इसके ऊपर भी बजट दिया गया, 1,00,000 रुपए दिए गए। तो वो अधिनियम कौन सा था? तो आंसर है दोस्तों इसका चार्टर अधिनियम 1813। चार्टर अधिनियम 1813। देखिए दोस्तों, 1813 के चार्टर एक्ट में गवर्नर जनरल को ये अधिकार दे दिया गया था कि वो 1,00,000 रुपए भारतीय साहित्य के पुनरुत्थान और स्थानीय विद्वानों को प्रोत्साहन देने के लिए तथा विज्ञान की उन्नति के लिए खर्च करेंगे। तो जब हम इस चीज़ को देख सकते हैं तो ये एक तरीके से शिक्षा में दिया हुआ ही खर्च है। ठीक है। अब आप कहेंगे सर कि 1813 के एक्ट में कुछ अन्य भी बातें थी क्या? तो यहाँ पर देखिए, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में, एक सेकंड मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में EIC कह देते हैं, इस 1813 के एक्ट के माध्यम से, चार्टर अधिनियम के माध्यम से कंपनी का जो अधिकार था वो 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। ठीक है, 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। और ईसाई जो मिशनरी थे उनको भारत में बसने की छूट दे दी गई थी। तो प्रश्न आपका क्या था कि भारत में शिक्षा हेतु 1,00,000 रुपए सबसे पहले किस अधिनियम के अंतर्गत दिए गए? तो आंसर आपका होगा 1813 का चार्टर अधिनियम। इसी तरीके से हम सभी प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। प्रश्नों की संख्या कम भले ही होगी, लेकिन आपको वो बहुत लाभ देगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर देखिए। गवर्नर जनरल पद प्रथम बार कब निर्मित हुआ, कब बनाया गया? ये प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि पहली बार। तो देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 या 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत गवर्नर जनरल पद का सृजन किया गया था। देखो दोस्तों, हुआ क्या था, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो कलकत्ता का गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। कहाँ का? बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। अब इस दौरान बनने वाले बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग्स। ये भी आपको ध्यान रखना है, वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के गवर्नर जनरल जो पहले बने थे। इस एक्ट के माध्यम से कलकत्ता के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया था, और इसी दौरान जो पहले गवर्नर जनरल बने थे वो वॉरेन हेस्टिंग्स बने थे। ठीक है। अब ये प्रश्न थोड़ा सा उलट कर भी आ जाता है कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कब बनाया गया था? तो वहाँ पर दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा 1833। 1833 के अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। और वो पहला कौन था? वो था भारत के बंगाल के गवर्नर जनरल को, जो भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे। ठीक है। जबकि भारत में प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स थे। ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि वॉरेन हेस्टिंग्स जब गवर्नर जनरल पद बनाया गया था 1773 में तो बन गए थे, और विलियम बेंटिक भारत के बने थे गवर्नर जनरल पहले, वो 1833 के अंतर्गत बने थे। कंफ्यूजिंग हमेशा रहता है परीक्षा में, आपको इसको क्लियर करना ही
पड़ेगा। यदि केवल और केवल प्रथम बार गवर्नर जनरल कब बनाया गया, तो आपको आंसर 1773। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कब बना, तो 1833। ठीक है, यहाँ पर जो प्रथम गवर्नर जनरल बना उसको आपको ध्यान में रखना है, वॉरेन हेस्टिंग्स, जिसको बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। और भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया प्रथम 1833 के अंदर लॉर्ड विलियम बेंटिक को। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखिए। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत अवशिष्ट शक्तियां किसे प्रदान की गई थी, तो आंसर तो इसका देख लीजिए, वायसराय को प्रदान कर दी गई थी। कौन सी शक्तियां, अवशिष्ट शक्तियां वायसराय को प्रदान कर दी गई थी। ये 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था ये इतना विस्तृत था कि वर्तमान जो हमारा संविधान बना उसमें इसका बहुत सारा हिस्सा ऐसे के ऐसे उठा के रख लिया। ठीक है, तो इस 1935 के अधिनियम पर एक दो प्रश्न हमने और लिए हैं, उनको भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो अवशिष्ट शक्तियां जो हैं ये किसे प्रदान की गई थी, वायसराय को प्रदान की गई थी। नेक्स्ट देखिए, केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का शुभारंभ किस अधिनियम के तहत हुआ, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। इस 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत, इसी के तहत अखिल भारतीय संघ की स्थापना भी की गई थी। ठीक है, इसी के तहत 3 सूचियां, जिसे संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में बंटवारा भी हुआ, जिसमें हमने कहा कि अवशिष्ट शक्तियां वायसराय को दे दी गई। ठीक है, केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का शुभारंभ भी 1935 के भारत शासन अधिनियम से ही हुआ। इसी के अंतर्गत देश की जो मुद्रा थी और साख पर जो नियंत्रण था उसके लिए RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की भी स्थापना की गई। मतलब भारत शासन अधिनियम 1935 वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। क्या है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। प्रश्न हमेशा हर बार यहाँ से आते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत केंद्र व इकाइयों के मध्य तीनों सूचियों के विषय में कितने पद थे। ठीक है, ये इसके अंतर्गत प्रश्न है। तो ये देखिए, यहाँ पे 3 जो सूचियाँ होती हैं इसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, अब इसमें देखिए, संघीय सूची में 59 विषय थे, राज्य सूची में 54 और समवर्ती सूची में 36। ये 1935 के भारत शासन अधिनियम की व्यवस्था थी, जिसके अंतर्गत संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची जिस पे केंद्र सरकार कानून बना सकती है, राज्य सूची जिस पर राज्य सरकार कानून बना सकती है, समवर्ती सूची जिस पे केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकती है, लेकिन जब विवाद हो जाएगा तो केंद्र का कानून मान्य होगा। तो ये जो यहाँ पर हम कहें कि जो अवशिष्ट शक्तियों वाली बात थी ये किसको दी गई, वायसराय को दी गई थी। ठीक है, तो केंद्र सूची, संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में इतने विषय 1935 भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत शामिल थे। अब यहाँ पर देखिए, हम एक चीज़ और देख सकते हैं कि 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत ही 1937 में संघीय न्यायालय की भी स्थापना की गई थी। क्या की गई थी, संघीय न्यायालय कोर्ट है ना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत जो संघीय सूची, राज्य सूची इनके विषय हो गए। यहाँ पर हम भारत शासन अधिनियम में केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का शुभारंभ भी हुआ, अवशिष्ट शक्तियाँ वायसराय को प्रदान की गई, 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। और इसी के दौरान हम देख सकते हैं कि प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त कर दी गई थी और प्रांतीय स्वायत्तता का शुभारंभ किया गया था। तो प्रश्न आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था की समाप्ति किस अधिनियम के अंतर्गत हुई, तो भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत। ठीक है, तो दोस्तों ये कुछ प्रश्न थे आपके लिए। थोड़े समय में आपको
अच्छा मटेरियल दें, आप इन चीज़ों को देखें, समझें और परीक्षा में यदि किसी प्रकार का प्रश्न आता है, सुनने से, पढ़ने से, देखने से यदि आपका वो जवाब सही होता है तो और हमें इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। तो देखिए, इसी प्रकार के प्रश्न आपको मैं बीच बीच में देता रहूँगा। वीडियो पे कमेंट ज़रूर करिएगा, लाइक शेयर तो आप करते हैं और कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि राजनीति विज्ञान फर्स्ट ग्रेड के लिए भी वीडियोस आते रहेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन पे भी आते रहेंगे जो आपके सभी कंपटीशंस में काम आएंगे, और इसी तरीके से अन्य विषयों के भी वीडियोस जल्द ही शुरू में करने वाला हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।